गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपके लिए मैप सीरीज 11 लेके आया हूँ। इसमें एमपी स्टेट फॉरेस्ट कवर है, साथ ही इसमें जो जैव मंडल हैं हमारे यहाँ यानी मध्य प्रदेश में जो तीन तीन जो जैव मंडल हैं वो मैं इसमें लेके आया हूँ। तो आज हम पूरा एमपी स्टेट फॉरेस्ट कवर करेंगे और इसमें कौन कौन से जो भी उत्पादन क्षेत्र हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट कवर कर रहे हैं। 2019 की जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि कितना एमपी में फॉरेस्ट है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि एमपी में जो फॉरेस्ट है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ राइट डाउन किया है कि प्रशासनिक प्रबंधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 94 यानी 94,689 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। दूसरा पॉइंट मैं इसी के साथ ऐड करता जाता हूँ। ठीक है, कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको इसी के साथ मैं बताता जाऊँगा। और पेपर में क्वेश्चंस जो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है और जुड़ी हुई है, क्योंकि आप एक चीज़ को करेंगे तो सारी चीज़ एज ए एडेड होती जाएंगी। पहले हम देखेंगे कि देश की भौगोलिक दृष्टि से जो वन का प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश में कम से कम 2.66% है। और यदि अब देश के वन क्षेत्रों में काउंट करें, जैसे 100 में से तो कितना है, तो 10% यानी 10.66 100 में से काउंट किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में 10% 0.66 हमारा वन क्षेत्र से रिलेटेड है। दूसरा, जैसे इतना भी जो वर्ग एरिया है ये तो मैंने एज आ आपको देश के अनुसार बताया, मध्य प्रदेश लिखा हुआ जरूर है मगर आपको मैंने देश की दृष्टि से वैसे बताया है। ठीक है, यानी भारत देश की दृष्टि से जितना प्रतिशत है वो है 2.66, मगर अब मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देखें तो वो कम से कम 30.7 काउंट किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में कितने टाइप के जो वन है यानी क्लासिफाइड फॉरेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, अब वर्गीकृत वन। अब इंग्लिश में इसे ऐसा बोल सकते हैं कि पहला वन जो है हमारे यहाँ आरक्षित वन है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में कम से कम 60.58% है। दूसरा है संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड वन, जो मध्य प्रदेश में 32.8 है, 32% भी बोल सकते हैं, पॉइंटों का इतना डिफरेंस नहीं होता है। अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड जो वन है वो हमारे यहाँ 1.5% है। आगे हम चलते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और देखते हैं मध्य प्रदेश सीरीज के बारे में। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। इसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में बनाया गया। और मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भी पहला देश है और इसे 1917 में बनाया गया। अभी हाल ही में 2018 में एक वन नीति बनाई गई। जैसे पहले हम बताएं कि मध्य प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में आई, दूसरी वन नीति 2005 में आई। इसके बाद 2018 में जो एक नई नीति है अभी हाल ही में आई है, थर्ड फॉरेस्ट कवर वाली। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सी फॉरेस्ट वन नीति आई है और वो कौन से नंबर की है? तो मध्य प्रदेश में वो तीसरे नंबर की। तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और राष्ट्रीयकरण में भी वनों में जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है वो उसमें भी मध्य प्रदेश है। वन वृत्त के क्षेत्रों में देखें तो 16 क्षेत्रीय हैं, जबकि वन मंडल में देखें तो 63 हैं।
अब क्वेश्चंस बेसिक इन्फॉर्मेशन से भी कैसे बन जाते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, तो आप थोड़ा सोचें और समझें कि इसके बाद क्या ये हो सकता है। जैसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि का क्षेत्रफल कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर एरिया है, तो वो हमें पता होना चाहिए 94689। देश का भौगोलिक दृष्टि से कितना एरिया मध्य प्रदेश में है ये भी पूछा जा सकता है, वो है 2.66 भौगोलिक दृष्टि से, जबकि वन क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो 10% है। अब रिजर्व फॉरेस्ट पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश में कितना है, प्रोटेक्टेड कितना, अनक्लासिफाइड कितना है। वन विकास निगम की स्थापना कब की गई, 1975, और वन प्रबंधन संस्थान 1982 में बनाया गया जो भोपाल में है। इसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन है, 1952 में वन नीति आई और अभी हाल ही में 1980 में तीसरी नीति है। मध्य प्रदेश में यानी ये भी पूछा जा सकता है कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश कौन, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश, और 1978 में राष्ट्रीयकृत भी किया इसने। तेंदुपत्ता के उत्पादन में सबसे पहला कौन सा स्थान रखता है, वन वृत्त में कितने क्षेत्रफल हैं, कितने क्षेत्रीय हैं, और वन मंडल में कितने हैं। आगे हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के हैं। अब हम उन तीनों के बारे में देखेंगे, मैप के अकॉर्डिंग ही देखेंगे क्योंकि मैप सीरीज 11 है, तो मैं आपको सारी इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से वन कहाँ पर हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके साथ साथ मैंने आपको इसी में प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं जो संभावित हैं, वो मैं आपको एज अकॉर्डिंग मैप सीरीज में बेसिक इन्फॉर्मेशंस में एडिट करके ही बता ही देता हूँ, और किस तरीके से और पूछा जा सकता है वो भी बता देता हूँ। आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म वन, ये 3 टाइप के हैं, तो मैं आपको तीनों टाइप बताना चाहूँगा। जैसे सूक्ष्म वन है तो ये ड्राई है, यानी इंग्लिश में एज अ ड्राई फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, तो ये हमारे राजस्थान वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने इसमें काउंट किया है नीमच, मंदसौर, ठीक है, इधर से गुना, सीपरी, और आपको ज़िले याद होना चाहिए क्योंकि आपको मैंने ज़िले पहले ही फर्स्ट सीरीज में जो मैप सीरीज चल रही थी उसमें बता दिया है। इधर है श्योपुर, ठीक है, ग्वालियर, कुछ रीजन्स के ग्वालियर में भी सूक्ष्म वन मिल जाते हैं। इसके बाद है मुरैना और भिंड, इन क्षेत्रों में हमें ड्राई फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ड्राई फॉरेस्ट को आपको याद रखना है कि किस साइड में होते हैं, तो सूक्ष्म वन है, ठीक है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि ड्राई फॉरेस्ट हमारे यहाँ, ठीक है, ये कितना प्रतिशत वन कितना प्रतिशत यानी वर्षा के एरिया में लेता है, तो कम से कम 25 से 75 mm यहाँ पर बरसात होती है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बबूल जो कांटेदार होते हैं और शीशम का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो आप थोड़ा याद रखें कि कौन से एरिया में कितनी बरसात हो रही है और कितना वहाँ पर उत्पादन के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो ये हो गया सूक्ष्म वन के बारे में। दूसरा हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भोपाल रीजन, सागर वाला रीजन्स, तो आपको इसके आसपास के एरिया मैंने इसे बीच में रखा है क्योंकि इसके आसपास का रीजन्स एज अ काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ है, और ये नरसिंहपुर है, दमोह है, सागर है, विदिशा है, भोपाल है, और यहाँ पर शाजापुर है, होशंगाबाद है, इन सारों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्णपाती वन है। अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, पर्णपाती वन में सबसे ज़्यादा बरसात जो होती है वो 50 से 100 mm तक बरसात होती है इन एरियो में, पर्णपाती वन में। दूसरा पॉइंट यहाँ बनता है कि किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वो है सागौन का। सागौन का मैंने आपको बताया था कि सागौन के उत्पादन के क्षेत्रों में अभी MPPSC ने यही क्वेश्चन पूछा कि कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में सागौन का उत्पादन किया जाता है, वो है 19.36%। तीसरा क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि ये सागौन का कौन सा एरिया है, वो है बोरी घाटी, जहाँ पर सागौन का सबसे ज़्यादा उत्पादन के क्षेत्रों में देखा जाता है। अब ये बोरी घाटी कहाँ है, ये होशंगाबाद वाले क्षेत्रों में है।
आगे देखते हैं, ये हो गए पर्णपाती वन। इसके साथ साथ उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है, ठीक है। अब ये ज़्यादातर जहाँ बरसात होती है तो ये बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो यहाँ पर जो बरसात का एरिया है वो कम से कम आप 150 से 200 mm तक मान सकते हैं तक बरसात होती है। चावल के उत्पादन के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे बांस है, बांस का उत्पादन भी यहीं होता है, ठीक है। और सागौन के उत्पादन के क्षेत्रों में भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सागौन है, बांस है, और सागौन, बांस, लाख का उत्पादन भी यहीं क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हमने इन तीनों वनों के बारे में बताया जो मध्य प्रदेश के तीनों वन हैं, जैसे सूक्ष्म वन, पर्णपाती वन और अर्ध पर्णपाती वन। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा, सारे सबसे ज़्यादा वनों की प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में अर्ध पर्णपाती वन है, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा अर्ध पर्णपाती वनों को काउंट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ ऐसे एरिए जहाँ पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं, और ये मैंने बाय मैप से ही आपको रखा हुआ है क्योंकि आपको याद रहेगा कि कौन सा एरिया है। आपको बस जिले याद होना चाहिए, और जिले की सीरीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। जैसे सर्वाधिक आरक्षित वन, ठीक है, सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ होते हैं, सबसे कम आरक्षित वन कहाँ पर है। तो पहला है सर्वाधिक खंडवा वाले हिस्से में, और सबसे कम आरक्षित वन है उज्जैन में। इसके साथ देखते हैं तो सर्वाधिक वन क्षेत्र हमें बालाघाट वाले क्षेत्रों में मिलता है, और सबसे कम उज्जैन में। इसके साथ साथ देखें भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये भारतीय है, तो 1982 में भोपाल में इसे इस्टेब्लिश किया। इसके साथ साथ जो राज्य का वन प्रबंधन संस्थान है वो हमें जबलपुर से मिलता है, प्रबंधन संस्थान हमें जबलपुर में ही बना हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का कौन सा है और भारतीय कौन सा है। तो दो टाइप के क्वेश्चन थे, ये भोपाल में बना हुआ है और ये जबलपुर में बना हुआ है। इसके साथ आगे देखें तो वन राजकीय महाविद्यालय ये बालाघाट में बना हुआ है, ठीक है। अब आगे इसके देखें कि क्या मिलेगा हमें। अब हमें मिलेगा वन रक्षकों का प्रशिक्षण, यानी जो ट्रेनिंग सेंटर है वन फॉरेस्ट का, वो कहाँ कहाँ पर है। तो कुछ एरिए हैं, तो बाय मैप मैंने आपको बताया इसमें, जैसे एक सीपरी में है, दूसरा सिवनी के लखनादौन में है, तीसरा है शहडोल के ताला में, ताला उसका नाम है जगह का, चौथा है अमरकंटक में, पंचमढ़ी में भी है, कुछ इससे मैंने आपको एज अ शो नहीं किए हैं, रीवा में है, गोविंदगढ़, जो जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको मैंने शो कर दिए। अब मैं आपको यहाँ इसके नाम थोड़ा शो कर दूंगा जिससे आपको याद रहे। पहला है सीपरी, दूसरा है सिवनी, ठीक है, लखनादौन करके एक जगह है, इसके साथ साथ यहाँ पर शहडोल में एक ताला करके जगह है, यहाँ पर अमरकंटक है, अमरकंटक में भी ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, और रीवा में गोविंदगढ़ है, और दो तीन हिस्से बने हुए हैं, जैसे झाबुआ में भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और पंचमढ़ी वाले क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा। तो ये सारे ट्रेनिंग सेंटर मैंने आपको बता दिए, और इनसे क्वेश्चन बनता है कि वन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर नहीं है या कहाँ कहाँ पर बना हुआ है, तो ये आपको सारे याद होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में देखें तो वो कौन कौन से हैं। तीन ही मैंने, वैसे सबसे ज़्यादा और उत्पादन के क्षेत्रों में सारी चीज़ें मिलती हैं, मगर वन में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें मिलती हैं। पहला है तेंदुपत्ता, तो हम तेंदुपत्ता के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। पहला आप देखेंगे कि राष्ट्रीय
कृत करने वाला तेंदुपत्ता को मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। और राष्ट्रीयकरण में भी 1970 में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला प्रदेश था। और राष्ट्रीयकरण तेंदुपत्ता को 1964 में किया गया। सबसे ज़्यादा उत्पादन तेंदुपत्ता का मध्य प्रदेश में ही किया जाता है और इससे बीड़ी बनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ होता है, वो है जबलपुर। तो आपको कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। इससे ये सारे पॉइंट बीड़ी उद्योग जितने भी हैं वो हमें जबलपुर वाले क्षेत्र में, ये 5 क्वेश्चंस हमें तेंदुपत्ता से जुड़े हुए मिलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए इसे राष्ट्रीयकरण कब किया गया। और 1971 में राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। उत्पादन में भी पहला है तेंदुपत्ता, जबलपुर में सबसे ज़्यादा होता है और बीड़ी उद्योग में तेंदुपत्ता का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ देखें अब सागौन वाले क्षेत्रों में देखें तो पहला तो इसका साइंटिफिक नेम देखें तो साइंटिफिक नेम है टेक्नो ग्रैंडी। इसे एक बॉटनिकल नेम भी बोल सकते हैं। दूसरा, इसे सागौन का उत्पादन 19.6 है, बोरा घाटी में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो मैं आपको कुछ नाम शो कर देता हूँ, जैसे बोरा घाटी, होशंगाबाद, जो बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। इसके साथ साथ अब आगे का एक और क्षेत्र है जो हमें साल सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। 3 उत्पादन हमें मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा मिलते हैं और साल को एज अ इसका बॉटनिकल नेम सोरिया रोबस्टा है। सोरिया रोबस्टा हमें मिलता है और ये कितना प्रतिशत है, 4.5। अब साल हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, जहाँ पर जितना भी हमें जो अर्ध पर्णपाती वन है उन क्षेत्रों में हमें मिलता है। ऐसा इसकी प्रॉपर लोकेशंस नहीं बता सकते, मगर ये ज़रूर बता सकते हैं सबसे ज़्यादा किस वन वाले क्षेत्रों में मिल जाता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके उत्पादन वाले क्षेत्रों से मैंने आपको बता दिए किस तरीके से बन सकते हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व की सूचियों में जो बायोस्फीयर हैं वो 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट कवर में हम बायो रिजर्व के बारे में भी देखेंगे। पहला देखेंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है पन्ना। थोड़ा डिस्क्रिप्शन जरूर देना चाहूँगा क्योंकि एमसीक्यू पे आएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में जब इसे शामिल किया गया तो उसे 1990 में किया गया, यानी पंचमढ़ी उस टाइम भारत का 11वां स्थान था। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पंचमढ़ी भारत के जैव मंडलों में से कौन सा है। अभी जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे, यानी जैव मंडल जो हैं वो टोटल कितने हैं, वो हैं टोटल 18, जिसमें से पहला जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो आपको ऐसा याद भी रखना है, ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। आप नीलगिरी की पहाड़ियाँ लिख लें उसे, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद पंचमढ़ी में हमने 11वां स्थान देख लिया और अभी हाल ही में जो 18 में बना है वो पन्ना बना हुआ है। तो 2011 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में शामिल हुआ, 2000 में अमरकंटक हुआ। ये 3 यूनेस्को की साइटों में शामिल है, जो 3 बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल हैं। मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी जैव मंडल में बने हुए होंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बता देता हूँ। जैसे एक जो बना हुआ है खंडवा में, और खंडवा में जो बना हुआ है उसका नाम है साली कला जैव पार्क या उद्यान भी बोल सकते हैं। तो ये हमें खंडवा वाले क्षेत्रों में मिल जाता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि जैव मंडल अधिनियम कब लाया गया, वो 2002 में लाया गया। आपको सारे अधिनियम पता होने चाहिए। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में आया,
इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये मैंने आपको बताई 2002 में। और कौन से हैं, एक तो 1980 वाला है जो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है अभी वो उसकी बात करते हैं। जैसे खंडवा में सालीकला जैव उद्यान है और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ से बने हुए। अब हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे जो संभावित प्रश्न हैं और जो आए हुए पहले क्वेश्चन हैं क्या हम उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला है मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। तो बैतूल और रीवा, तो ये दोनों जगह बने हुए हैं। ठीक है, अभी बैतूल के बारे में नहीं बताया था मगर रीवा मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सी जगह हैं, पहला है सिवनी में ही बना हुआ है। ठीक है, दूसरा पंचमढ़ी में है, तीसरा साथ साथ इसके साथ देखें तो हमें रीवा में ही मिल जाता है, शहडोल में है, अमरकंटक में। जितने भी नाम है वो आपको मैं ट्रेनिंग सेंटर के नाम बता दूंगा। ये हो गया अमरकंटक, उसके साथ है झाबुआ, तो ये दोनों हमें मध्य प्रदेश के ट्रेनिंग सेंटरों में मिल जाता है। उसके बाद है वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है, यानी कौन सा है उनमें से, तो मध्य प्रदेश है और 1917 में इसे किया गया। तो आप तीसरा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं 1970। और तेंदुपत्ता में देखें तो 1964 में उसे राष्ट्रीयकृत किया गया था। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं इसका आंसर। पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती तो मंडला वाले क्षेत्रों में, तो ये बीच के कुछ क्षेत्रों में बता रहा होगा। तो इसने कौन सा ऑप्शन दिया है, सीपरी हो नहीं सकता है, इंदौर, देवास, उज्जैन और सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। तो हमें इसका आंसर मिलता है फर्स्ट वाला। इसके साथ साथ है मगई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जैव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है। तो ये इम्पोर्टेंट प्लेस है जो पंचमढ़ी वाले क्षेत्रों में हमें मिलता है। जैव मंडल में 1999 में इसे यूनेस्को ने लिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्र वनाक्षित है 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, मगर अभी हाल ही में 2019, ये पुराना क्वेश्चन ले लिया है, तो 94369 ऐसा कुछ डाटा है, तो थोड़ा आप देखें उसको, है ना। तो 2019 में वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत का भौगोलिक दृष्टि से जो भी यानी 94 है वो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीयकृत करने में जो मध्य प्रदेश में स्थान है वो तो पहला है, मगर कितना क्षेत्र है तो वो है 2.4 में कुछ वो है, और 10% देश के 1% में से एक है। तो आप इसको भी याद रखें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है या कौन से हैं। तो वो है तेंदुपत्ता और साल के बीज दोनों ही। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं। तो कभी भी आपको ऑप्शन ये दोनों दिखें तो आप हमेशा यही लगाएं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया था, वो किया गया था 24 जुलाई 1975 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा आपके लिए 1980 वाला इम्पोर्टेंट है कि वो 82 में सॉरी जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बनाया था वो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है। अमरकंटक है, गोविंदगढ़ है, लखनऊ धार है। तो धार में नहीं है, इसने नहीं की बात पूछी है इसलिए। गोविंदगढ़ कहाँ है, रीवा में बना हुआ है। लखनऊ कहाँ बना हुआ है, सिवनी में। इसके साथ साथ देखें अमरकंटक में भी है और ताला करके एक जगह है जो शहडोल वाले हिस्सों में पाई जाती है। तो सारे प्लेस मैं आपको बता देता हूँ, आपको हमेशा रिविजन्स के तौर पे याद रखें। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश वह कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। आरक्षित वन भी बताया मैंने कहाँ पर है, खंडवा में, और सबसे कम है आरक्षित वन उज्जैन में। तो आप इसका आंसर बालाघाट लगाएं। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कौन सा है।
वो है बालाघाट। चलिए सारे क्वेश्चंस का एंड करते हैं, और अगली सीरीज में मैं आपके लिए कुछ नए ही टॉपिक लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक्स। और अगली वीडियो में जो भी हमें मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता रहे कि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियो बनाता रहूं।